द फिलोसफी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी कि साधारण शब्दों में किसी भी दस्तावेज की प्रस्तावना एक परिचयात्मक वाक्य है जिसमें कि उस दस्तावेज के दर्शन और उसकी उद्देश्यों की जानकारी दी गई होती है। तो ये चीज हो गई इसमें। ठीक यही बातें जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं या संविधान में जाते हैं तो यही चीज पाया जाता है। बस फर्क इतना होता है कि संविधान काफी बड़ा दस्तावेज है या काफी बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं या कई डॉक्यूमेंट्स का संग्रह होता है। तो ऐसे सिचुएशन में इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो समरी होती है या उसका जो एसेंस होता है वह उसके इस इंट्रोडक्टरी फेज में रखा जाता है सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आम आदमी समझ ले। और इसी इंट्रोडक्टरी फेज को या पेज को आप उस संविधान की प्रस्तावना या प्रिम्बल कह सकते हैं। यानी कि संविधान में भी वो क्या है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के तौर पर ही होता है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के तौर भी होता है या फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के तौर पे लिखा गया रहता है पहले पेज पे। सामान्यतः यह पहले पेज में ही पाया जाता है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसलिए लिखा गया होता है क्योंकि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन खास करके जो बड़े देश हैं या जिनमें डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए होते हैं, बहुत सारे फीचर्स दिए गए होते हैं, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर दिया गया रहता है और उन सब की जो प्रकृति होती है या नेचर होता है वो काफी टिपिकल होता है और वह लीगल लैंग्वेज में लिखा गया होता है या विधिक भाषा में लिखा गया होता है, जिससे कि आम आदमी को समझने में कठिनाई होती है। तो प्रीफेस में या फिर प्रिम्बल में सिंपल लैंग्वेज में उस पूरे बुक या उस पूरे डॉक्यूमेंट की समरी रख दी जाती है कि आम आदमी समझ लें कि इस संविधान की दिशा क्या है, यह संविधान किन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बना हुआ है या फिर इस संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रिम्बल किसे कहते हैं या एक संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिम्बल का क्या रोल है। यानी कि दैट इज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो एसेंस किस रूप में है, इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में है, यानी कि परिचयात्मक भाग के रूप में है, या स्टेटमेंट के रूप में हो सकता है या फिर एक पैराग्राफ के रूप में हो सकता है। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि सिंपल होता है, साधारण शब्दों में लिखा होता है जिससे कि आम नागरिक भी इसे समझ लें, जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ सकता है या फिर जिसका राजनीति विज्ञान या लॉ से संबंध नहीं है। तो ये सारी बातें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में भी लागू होती हैं, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती हैं। तो जरा सा अगर हम प्रिम्बल से किसी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की बात करें तो हम जरा से इसको एग्जाम्पल दे करके और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में तो सबसे पहले अगर हम देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है लेकिन फिर भी उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिम्बल की व्यवस्था की गई है। यदि आम आदमी को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में दिक्कत हो तो प्रिम्बल पढ़ करके समझ सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या कहता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका चूंकि एक बड़ी गुलामी के बाद आजाद हुआ था ब्रिटेन से, तो वहां के लोगों की पहली मांग थी स्वतंत्रता, सरकार के चंगुल से मुक्ति या सरकारी अत्याचार से मुक्ति। तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में यह लक्षण डाला गया। दूसरी उनकी जो डिमांड थी वो थी जस्टिस, जैसे कि गोरे काले का भेद हुआ करता था, निग्रोस और व्हाइट मैंस के बीच टकराव हुआ करता था। तो निग्रो लोग हैं या फिर यूं कहा जाए काले लोग हैं, ब्लैक जो पीपल हैं, उनके लिए न्याय की स्थापना भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था या बहुत ही महत्वपूर्ण मांग थी। उनको भी देश के नागरिकों या गोरे नागरिकों के साथ जोड़कर रखना अमेरिकी संविधान निर्माताओं के सामने बड़ी चुनौती थी और इन सब को शामिल किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने के बजाय अगर प्रिम्बल को देखें तो वहां लिबर्टी और जस्टिस दिखाई देता है उसके प्रिम्बल में। यानी उस प्रिम्बल को देख करके हम जान सकते हैं कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर क्या चीज दिया गया होगा। सेम यही बात अगर आप जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आकर के देखें तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के भी यही हाल है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े बगैर प्रीफेस देख करके या प्रिम्बल देख करके हम जान सकते हैं। तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड में लिखा गया या द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया तो द्वितीय विश्व युद्ध या सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। बड़ी संख्या में वहां सिविलियंस मारे गए थे, नागरिकों की हत्याएं हुई थी।
तो वो वॉर से भयभीत भी था, बचना भी चाहता था, और उसको यह भी लग रहा था कि यदि धरती पर मानवों को जीवित रहना है तो उन्हें वॉर से बचना होगा, अपने आप को युद्ध से बचाए रखना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ह्यूमन डिग्निटी को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि कम से कम युद्ध हो या युद्ध हो ही ना, और पूरा विश्व शांति के मार्ग पर चले। और इसका पहला प्रयास कम से कम जापान को तो करना ही चाहिए। इसलिए जापानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें तो पीस को ज्यादा महत्व दिया गया है, और ये चीज आप सिर्फ उसके प्रेम्बल को पढ़ के ही समझ सकते हैं कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन किस दिशा में जा रहा है। तो पीसफुल कोऑपरेशन की बात कर रहा है, फिर उसके बाद ये ग्लोबल पीस की बात कर रहा है, डोमेस्टिक पॉलिसी में भी पीस को सपोर्ट कर रहा है, या फिर भारत के गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत, उस पंचशील सिद्धांत और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस को उसने अपने संविधान में शामिल किया, और सिंपल लैंग्वेज में उसका प्रेम्बल इस बात का जिक्र करता है। तो जो लोग नहीं भी अगर जापान का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह पढ़ पाए, केवल उसके प्रेम्बल को देख करके जान सकते हैं कि नेचर क्या है इसके कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके संविधान का। ठीक यही बात उभर करके आ रही है आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे। आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड चूंकि एक जरा सा कह दे तो आस्तिक देश है या फिर ईसाइयत की प्रकृति की तरफ झुका हुआ है, जिस प्रकार से पाकिस्तान इस्लामिक देश है, तो आयरलैंड के संविधान में अगर देखा जाए तो जीसस के नाम से उसके कॉन्स्टिट्यूशन का